हाय, मैं हूं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक रिफाइनिंग के बारे में। चलिए देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने अपने मिनरल्स के अंदर से सबसे पहले अलग किया है कॉन्सेंट्रेटेड ओर। देन हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद उसके अंदर से क्रूड एक्सट्रैक्ट किया है, क्रूड मेटल एक्सट्रैक्ट किया था विच इज 97% प्योर, विच इज 97% प्योर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आज बात करूं, मुझे क्या करनी है, मुझे रिफाइनिंग करनी है। रिफाइनिंग से मुझे मैं कह सकता हूं मुझे 99.99% प्योर जो है मेरे पास मेरा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होगा। तो क्लियरली आप लोग को ध्यान है, सबसे पहली वीडियोस में मिनरल्स के बारे में बात करी थी, मिनरल से ही कॉन्सेंट्रेटेड ओर अलग किए थे। कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद हम लोगों ने इससे पहली वीडियो के अंदर क्रूड मेटल एक्सट्रैक्ट किए थे। उसके बाद आज का जो टॉपिक है विच इज रिफाइनिंग। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है रिफाइनिंग। मैं इसको हटा देता हूं। तो गाइज, अगर मैं रिफाइनिंग की बात करूं तो रिफाइनिंग क्या प्रोसेस है, मैं आप लोग के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवा देता हूं। आपको रिफाइनिंग के अंदर मान लीजिए ये मेरे पास 97% प्योर एलिमेंट्स था, बट अभी ये एलिमेंट्स का मिक्सचर है। तो इसके अंदर से क्लियरली 100% प्योर करने के लिए आपको इसके अंदर फर्दर कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। वो टेक्निक आपकी रिफाइनिंग टेक्निक के अंदर काउंट हो जाएगी। तो क्लियरली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द इम्प्योर मेटल ऑफ क्रूड मेटल। आप लोग यहां से देख लीजिए, मैं जो बता रहा हूं वो सुन लीजिए, नहीं तो इसके अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है वही आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो मैं बता रहा हूं, आप लोग दोबारा से लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ unwanted substances from the impure metal of crude metal is known as refining। तो बेसिकली मेरे को करना कुछ नहीं है, मेरे पास एलिमेंट्स का मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर से 100% प्योर एलिमेंट निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास उसके लिए 6 टेक्निक्स दे रखी हैं और इन्हीं 6 टेक्निक्स को आप लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। तो सबसे पहले टेक्निक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली टेक्निक इज डिस्टिलेशन। तो हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है गाइस, हमको यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ना होगा। हमको यहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़ना होगा और ऐसे एलिमेंट्स पढ़ने होंगे जिनके ऊपर ये लगेंगे। तो क्लियरली मुझे ऐसे कुछ एलिमेंट्स का नाम ध्यान रखना है, और प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर किस टाइप से हम लोग काम करते हैं। और आई थिंक हम बचपन में बहुत बार पढ़ चुके हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को। आज दोबारा से एक बार देख लेते हैं। होता क्या है, मेरे पास यहाँ पर मिक्सचर पड़ा होता है, यहाँ पे मिक्सचर पड़ा होता है और मेरे पास ऐसा मिक्सचर पड़ा होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बट वो डिफरेंट होते हैं। अभी होगा क्या गाइज, मैं यहाँ से हीट करूंगा, मैं यहाँ से हीट करनी चालू कर दूंगा। यहाँ से जब हीट करूंगा तो ऊपर मेरे पास एक ट्यूब लगी होगी। वो ट्यूब मेरे पास यहाँ से कनेक्टेड होगी। कनेक्टेड के अंदर यहाँ से मेरा पानी चल रहा होता है, यहाँ से पानी का इनलेट होता है, यहाँ से पानी का आउटलेट होता है। तो होता क्या, यहाँ से मैं ठंडा पानी चला देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं ये इस तरीके से फनल रखी होती है, ठीक है गाइस। अब होगा क्या, आप लोग देखिए होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना है। डायग्राम बहुत ही अजीब सा बनाया मैंने, बट एकदम सही बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ से आप लोग हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास मिक्सचर पड़ा था। आप मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ब्लू और ऑरेंज सब्सटेंस का मिक्सचर था। अब मान लीजिए आप लोग ये जो ऑरेंज सब्सटेंस है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने से इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ऊपर जाएंगे, वेपर्स इस ट्यूब के अंदर से पास ऑन होंगे। यहाँ से आप लोगों ने पानी का इनलेट चला रखा है, ये पानी क्या करेगा, इन वेपर्स को कंडेंस करेगा। जैसे ही इन वेपर्स को कंडेंस कर देगा, वैसे ही आपके ये जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लिक्विड में कन्वर्ट जैसे हो जाएंगे, आप लोग उसको अलग से इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप लोग का ब्लू और ऑरेंज कलर सेपरेट हो गया। अभी देखना ये है कि मेरे पास एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। यहां से डिस्टिलेशन के साथ साथ एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी वर्ड काफी बार यूज किया जाता है। तो मेरे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में फर्क क्या है, देखिएगा इस टेक्निक बिल्कुल दोनों की दोनों सेम है, दोनों के दोनों में कोई भी फर्क नहीं है बिल्कुल। बट थोड़ा सा फर्क ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेरे पास जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बॉइलिंग जो पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस
substances are differ by 25 डिग्री सेल्सियस, आर डिफर बाय 25 डिग्री, आप मान लीजिए इज डिफर बाय 25 डिग्री। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? डिफरेंस तो कितना भी हो, चाहे आप सेल्सियस में ले लो चाहे आप केल्विन में ले लो, एक ही बात होती है। आई होप आपको ये बात पता होगी। बट आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक के अंदर मैं ऐसा मिक्सचर लेता हूं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो डिफर होगा मैक्सिमम 25 डिग्री से, मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम तो कितना भी हो सकता है। बेसिकली आप यूं लगा लो कि 25 डिग्री से कम अगर सेपरेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, तो मैं कैसा डिस्टिलेशन इस्तेमाल करूंगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करूंगा। इसके अंदर खास इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा खास ज्यादा ध्यान रखा जाता होगा, बाकी टेक्निक कुछ इसी तरीके से बोली जाती है। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगभग एक ही बातें हैं, बट बातें ध्यान ये रखनी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ऐसे मिक्सचर्स को आप लोग सेपरेट करते हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से भी कम का डिफरेंस रखता होगा, यानी कि इतने छोटे से डिफरेंस के अंदर भी आप लोग अगर इतने छोटे से टेम्परेचर की डिफरेंस के अंदर भी अगर आप लोग अलग कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ये, और इसी को मैंने पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के इसकी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल के अंदर यही हो गया है बिल्कुल कि ये जो टेक्निक है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मटीरियल्स। और दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से एलिमेंट्स पर ये काम करेगा। ये जिंक के पे काम कर सकता है, ये मरकरी पे काम कर सकता है, ये कैडमियम पे काम कर सकता है, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, आप लोगों को आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे रिफाइनिंग टेक्निक का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपका जो इम्प्योर मेटल है, आपका यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है बेसिकली वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, आपकी इम्प्योरिटी ज़्यादा वॉलेटाइल है, और इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है बच्चों तो वो उड़ जाएगी, अलग से निकल आएगी, और आप लोगों के पास यहाँ पे जो बचेगा वो प्योर बचेगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली प्रिंसिपल के अंदर तो ये है कि जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए, है ना। दूसरा कौन कौन से एलिमेंट्स पे लगेगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तीसरा इम्प्योर मेटल क्या ले रखी है हमने यहाँ पे, आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्या ले रखी है, इम्प्योर मेटल एज एन लेस वॉलेटाइल सब्सटेंस। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली टेक्निक पे। अगली टेक्निक है गाइस मेरे पास मेरी लिक्वेशन की। अगली टेक्निक इज लिक्वेशन। नाम से देखिए कितना अच्छा क्लियरिटी आ रही है पिक्चर के अंदर। लिक्वेशन, इसके अंदर ऐसा रहेगा कि मेरे पास मैं हीट करूंगा तो मेरे पास जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा। एक बार मेटल मेल्ट हो गया वो मैं अलग कर लूंगा और इम्प्योरिटी मेरी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, हम लोग पीछे एक रेवरबोरेटरी फर्नेंस कर चुके हैं। फर्नेंस कर चुके हैं और किस टाइप से होती है रेवरबोरेटरी फर्नेंस, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बना के दिखा दूंगा। इस तरीके से गाइज यहाँ पे ये कुछ फनल टाइप सी लगी होगी। यहाँ पे रेवरबोरेटरी स्टैंड्स फॉर रिवर भी आप लोग कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ हीटिंग करने के लिए लगा देता हूँ। मैं अपने विचित्र से डायग्राम से आपको बनाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है मेरे पास रेवरबोरेटरी फर्नेंस। मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ से ओर डालता हूँ। ये बेसिकली ओर है, यहाँ से ये ओर जा रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर से डॉट्स बन रहे हैं गाइज, ये इम्प्योर हैं। ये कैसे हैं, ये हैं इम्प्योर। इसके अंदर दोनों मिक्सचर प्रेजेंट है। तो मैं बात करूंगा आप लोगों से। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, रेवरबोरेटरी फर्नेंस के अंदर इस ओर को आप लोगों ने हीट करना है। इस ओर को क्या करना है, यहाँ से हीट करना है। एक बार आप लोग यहाँ नीचे आग लगा देंगे तो ये गर्म हो जाएगा। यार इतना गर्म हो गया। अब ध्यान ये रखना है कि इतना ही हीट करना है जितना कि आपका एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट यहां से हो रहा होगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा मिक्सचर प्रेजेंट है कि जिनके अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस है। और मेरे को ध्यान ये रखना है कि मेरे को इतना ही टेम्परेचर देना है कि मेरा मेटल मेल्ट हो जाए और इम्प्योरिटी मेल्ट ना हो। एक बार मेरा मेटल मेल्ट हो गया है, यहाँ से बहता चला जाएगा वो, और मैं उसको यहाँ पर किसी कंटेनर के अंदर स्टोर कर लूंगा। किसी कंटेनर के अंदर उसको मैं स्टोर करता चला जाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आ रही होगी। और इस
इस टाइप का जो फर्नेंस होता है उसको आप लोग बोलते हैं गाइस रेवरबोरेटरी फर्नेंस, जिसके अंदर कुछ रिवर सा मेटल बहता चला जाता है। जैसे रिवर के अंदर बहता चला जाता है वैसे ही ये मेटल को देखिए ये बहता चला जाएगा। ये प्योर है, ये 100% प्योर है, और जो इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे रह गई है, इम्प्योरिटी यहाँ पे रह गई है, इम्प्योरिटी पीछे रह गई है। आई होप आप लोग को लिक्वेशन टेक्निक समझ में आ गई होगी। लिक्वेशन टेक्निक के अंदर आप लोग सबसे पहले इसका प्रिंसिपल नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल इस यहाँ पर मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल लो होना चाहिए, या आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे को ऐसा मिक्सचर लेना है जिनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, और जो मेटल है मेरा प्योर मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इसके अंदर अगर मैं बात बताऊं आप लोग काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जिंक कर सकते हैं, मरकरी कर सकते हैं, टिन कर सकते हैं, राइट। जिंक कर सकते हैं, मरकरी कर सकते हैं, टिन कर सकते हैं, आप लोग टिन कर सकते हैं, एसएन से रिप्रेजेंट किया होता है इसको, पीबी लेड ले सकते हैं आप लोग, बीआई बिस्मथ ले सकते हैं। तो गाइस आप लोग को क्लियरली एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, आप लोगों को ये नाम याद होने चाहिए। और यहाँ पे जो फ्लो ऑन स्लोपिंग सरफेस लिखा है मैंने आपको शायद ये स्लोपिंग सरफेस बना करके दिखा दिया है, तो आप लोग को शायद ये लाइनें पढ़ के कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लाइनें पढ़ के इस डायग्राम को एज्यूम कर सकते हैं और बना सकते हैं। हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और गाइस इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। मैं इसका लिंक ज़रूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज़रूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर चेक कर लेना। फिलहाल मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बनाते हैं केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके हम लोग अपनी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो क्लियरली मेरे पास यहाँ पर एक सेल पढ़ा लिया है मैंने। इस कंटेनर का नाम बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके अंदर गाइज मैं 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, एक को एनोड एक को कैथोड बोलूंगा, और यहाँ से इसको किसी सप्लाई के साथ मैं लगा दूंगा। तो क्लियरली अगर मैंने इसको एनोड बोला है तो मैं बोल देता हूँ कि ये है मेरा कैथोड, ये है मेरा क्या है, ये है मेरा कैथोड है। तो क्लियरली इसके अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसा कि आपके एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए जो मेटलर्जी चैप्टर कर रहे हैं और उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसको ये टॉपिक आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 12th के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले डाली गई है और हम ये चैप्टर पहले करेंगे तो ये गलत हो जाएगी, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो कृपया काइंडली लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरा वीडियो देखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 12th का इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नाम से यूज़ किया गया है। उस टॉपिक जो लिंक में दिया हुआ है और इसके अंदर ये फ़र्क है गाइस, क्योंकि मैंने वहाँ पे केवल बोर्ड का ही पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। हालांकि कुछ चीज़ों की वीडियो बना के डालनी ज़रूरी है, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वहाँ पे बोर्ड के अंदर अपने पास क्या है कि हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। कैसा इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। और इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड पे मैं मटेरियल लेने वाला हूँ, ये मैं कोई एलिमेंट ले लूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिफाइनिंग करनी है। वहाँ पे मेरे को रिफाइनिंग पढ़ानी थी, बट वो मैंने आप लोगों के लिए मेंस की वीडियो के अंदर से अलग बना के डालनी है, जो मैंने अभी नहीं डाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ज़रूर लिंक ज़रूर आप लोग ना डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एडेड अप है वो मिलता जाए। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से अच्छे से प्रदीप से ख़त्म कर दिया। आप लोगों के लेवल तक सफिशेंट है। मेंस के कुछ टॉपिक डालने ज़रूरी है, तो जब आप लोग मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ते हैं वहाँ से, तो उसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेक करते रहिए कि क्या कोई मेंस का टॉपिक डाल दिया। हालांकि मेंस 80-90% कवर्ड है, बट कुछ टॉपिक्स ज़रूर रहते हैं, मैं मानता हूँ कुछ टॉपिक रहते हैं, ज़रूर डाल देंगे हम लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वापस से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को, जो मुझे उम्मीद है आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को ये समझ आता चला जाएगा। हमने यहाँ पे एनोड कैथोड माने हैं, चार्जेस डाले हैं। ये बेसिकली मेरा कोई सोर्स है, यहाँ से मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर मेरे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड आएंगे, मेरे पास यहाँ से ये इलेक्ट्रोड आएंगे। अभी ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, यहाँ पे मान लीजिए कोई एलिमेंट कंसीडर करना है और मैं यहाँ पे कॉपर एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, क्योंकि एक रिफाइनिंग की टेक्निक है।
तो मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन में डिप करूंगा, और ध्यान ये रखना है आपको इसी के सॉल्यूशन में डिप करना है, यानी कि सॉल्यूशन किसका था, CuSO4 का था, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर भी Cu+2 आयंस प्रेजेंट है, Cu+2 आयंस प्रेजेंट है। होता क्या है, यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। जब आप ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो मेरे पास एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर एलिमेंट है, कॉपर क्या करेगा, टूट टूट के पानी में गिरेगा, Copper+2 की फॉर्म में गिरेगा, Copper+2 की फॉर्म में गिरेगा। अभी होगा क्या, यहाँ पे ये कम होने लग जाएगा, ये इलेक्ट्रोड कम होने लग जाएगा, इसके अंदर इम्प्योरिटी जो पड़ी थी। आप लोग एक बात और जान लें कि एनोड पर मैंने माना है इम्प्योर, एनोड पर ये कैथोड कैसा लिया है, इम्प्योर, क्योंकि ये एक टेक्निक है रिफाइनिंग की। तो आप लोग पहले दिमाग में डाल लें, एनोड पे मैंने मान लिया इम्प्योर और कैथोड पे मान लिया मैंने प्योर एलिमेंट। कैथोड पे मान लिया मैंने प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट कैथोड पे माना है, एनोड पे माना है इम्प्योर एलिमेंट। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही सप्लाई करी केमिकल रिएक्शन होने लगी, ये कॉपर टूट करके Copper+2 में जाने लगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखना है अभी इसके अंदर, वो आप लोग ऊपर जाकर के देखेंगे क्या काम होता है इनका। अभी के लिए Copper+2 सॉल्यूशन में जाएगा, कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव, तो ये Copper+2 के आयंस एक तो CuSO4 से मिल रहे थे, एक आप लोग को ये इलेक्ट्रोड टूट करके मिल रही है, इसको आप लोग को प्योर करना है। जो इम्प्योरिटीज निकलेंगी बच्चा लोग इसके अंदर से, इस इलेक्ट्रोड के अंदर से जो इम्प्योरिटीज मिलेंगी वो ऐसे यहाँ पर नीचे मड की फॉर्म में जमा होती चली जाएंगी, मड की फॉर्म में जमा होती चली जाएंगी। कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से ये कॉपर के आयंस आप लोगों के इस पे जमा होते चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रोड में से सारा का सारा प्योर कॉपर यहाँ पे जाकर के जमा हो जाएगा। यहाँ पे जाकर के वो जमा जब हो जाएगा तो क्लियरली मैं इसको अलग कर लूंगा और मैं बोलूंगा कि मैंने इसको प्योर कर लिया है, मैंने इसको प्योर कर लिया है। अब आप बोलेंगे कॉपर जमा क्यों होगा बच्चा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, बेसिकली कॉपर। रिएक्शन देखिए आप लोग, एनोड पे ध्यान रखेंगे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। Copper+2 में टूट रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। कैथोड पे होती है रिडक्शन, यहां पे जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर इससे टकरा रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इस पे कॉपर सॉलिड की फॉर्म में जमा होता जाएगा, जो आप लोग यहां से रिएक्शन में से देख सकते हैं। इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखिए, इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखिए। एनोड पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Copper+2 जो सॉल्यूशन में पड़े थे आयंस, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से आप लोगों ने रिफाइन कर दिया। गाइस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बिल्कुल आप लोगों को समझ नहीं आएगा अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। आप लोग जितना ये समझेंगे कि ये एक रिफाइनिंग टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रोड से कुछ लूज हो रहा है, दूसरे पे जाकर के जमा हो रहा है, इतना आपके लिए इसके अंदर सफिशिएंट है। और आप लोगों को बताना पड़ेगा ये जो इलेक्ट्रोड बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ये जो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है, इसके अंदर कॉपर के ही दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं और एनोड पे भी कॉपर है, कैथोड पे भी कॉपर है और उसी के सॉल्यूशन में डिप किया है। अगर ऐसा काम करेंगे तो ही ये एक रिफाइनिंग टेक्निक है। मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रिफाइनिंग टेक्निक नहीं समझाई है, बट मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस सारा बहुत बढ़िया से समझाया है। वहीं पे जाके आप लोग को समझ में आएगी और जरूर देखिएगा वो वीडियो, कोई बात नहीं थोड़ी देर लग जाएगी बट आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आने वाली है। और इसी तरीके से यही इसका प्रॉपर एनोड कैथोड की आप लोगों को रिएक्शन लिखने होते हैं और आप लोगों को एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखने के बाद में एलिमेंट्स के नाम जानने हैं। तो क्लियरली एलिमेंट्स के नाम हमारे पास नीचे यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, एंटीमनी, सिलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन पे ये टेक्निक लग सकती है। जिंक में ऑल्सो बी रिफाइंड दिस वे। आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी मेन टेक्निक पर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाली टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है गाइस जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इजी भी है और हम लोग ध्यान से देखेंगे इसके अंदर मेरे को करना क्या है। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी एक मेटल की स्ट्रिप ले रखी है, इसके अंदर प्योर फॉर्म भी है, इसके अंदर इम्प्योर फॉर्म भी है। ये मैंने हीटर लगा रखा है, ये एक हीटर है। ये हीटर क्या करेगा, आप लोगों ने इसके अंदर एक बात ये ध्यान रखनी है गाइस कि मेरे पास जो जोन रिफाइनिंग टेक्निक के अंदर ये जो इम्प्योर और प्योर मेटल की ये जो पड़ी हुई है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं। तो आप लोगों को एक फैक्टर ये याद रखना है
कि आप लोगों का जो एलिमेंट है वो सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल है, ये नॉट सॉल्युबल है, बट आप लोगों का इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगी, यानी कि इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम रहेगा, ये बात आप लोग को याद रखनी है। ऊपर से आप लोग एक हीटर चलाएंगे, हीटर साथ साथ आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, जैसे जैसे ये हीटर आगे मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये मान लीजिए ये इम्प्योरिटीज़ हैं ये हीटर के बिल्कुल साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे हीटर यहाँ पे पहुँच जाएगा, जैसे हीटर यहाँ पे पहुँच जाएगा, आपकी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे पहुँच जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इम्प्योरिटीज़ सिर्फ और सिर्फ इसी कॉर्नर पे रह जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉर्नर पे रह जाएंगी, और यहाँ से आप लोगों की इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी, यहाँ से आप लोग की इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी, और आप लोग यहाँ से मेटल को काट लेंगे, इस एलिमेंट को, और बचेगा जो लेफ्ट आउट पोर्शन बचेगा वो प्योर बचेगा। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोगों का प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कहता है इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट देन इन सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये प्रिंसिपल आप लोग याद रखेंगे। वापस आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ डेफिनेशन कॉपी कर लेंगे, यहाँ से एक डेफिनेशन कॉपी कर लेंगे इसकी जोन डिफाइनिंग की, और क्लियरली कुछ एलिमेंट्स का नाम आप लोगों को याद रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, कि आपका इसके अंदर इन एलिमेंट्स को अलग प्योरीफाई करने के काम ये टेक्निक आ सकती हैं, ये टेक्निक इनको प्योरीफाई करने के काम आ सकती हैं। चलिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोगों ने लीचिंग प्रोसेस किया था पीछे, आप लोगों ने प्रोसेस कैसा किया था बच्चों, लीचिंग किया था। एक लीचिंग प्रोसेस आप लोगों ने किया था और एक आप लोगों ने जोन रिफाइनिंग करी थी। अगर आप लोगों को लीचिंग प्रोसेस याद हो तो उसके अंदर जो आप लोगों ने एलिमेंट अलग करना होता है वो कैसा होता है, वो सॉल्युबल होता है। और आप लोगों ने जोन रिफाइनिंग के अंदर इम्प्योरिटीज़ को क्या बोल दिया, सॉल्युबल बोल दिया। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि लीचिंग और जोन रिफाइनिंग में अलग क्या है। तो आप लोग एक बात कर सकते हैं कि लीचिंग के अंदर मेरा मेटल सॉल्युबल था और जोन रिफाइनिंग के अंदर मेरी इम्प्योरिटी सॉल्युबल थी। तो ये मोटा मोटा सा डिफरेंस इनका है, बाकी फर्दर पूरे प्रोसेस तो अलग हैं ही, पूरे प्रोसेस तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़े अलग ही हैं, बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे आप लोग हीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग सॉल्युबल करके अलग करते थे। पूरे प्रोसेस अलग होने के साथ साथ एक छोटा सा डिफरेंस जो मेरे को याद रखना होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लीचिंग के अंदर मेटल सॉल्युबल है, जोन रिफाइनिंग के अंदर इम्प्योरिटी सॉल्युबल है। और इस टाइप के क्वेश्चन जाहिर से मैंने पहले भी देख रखे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को अलग से बता दिया है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फर्दर दोनों के दोनों प्रोसेस देखें, फर्दर उनमें डिफरेंस देखें, बट ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है आपको अपने दिमाग में। चलिए मैं जोन रिफाइनिंग से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने जोन रिफाइनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो है मेरे पास वेपर फेज रिफाइनिंग। यहाँ पे गाइस हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग टेक्निक पे आ जाएंगे, और वेपर फेज रिफाइनिंग टेक्निक मेरी 5वीं टेक्निक है, जिनको मैं अभी इस क्लास के अंदर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखिए वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर क्या करना है, नाम से क्लियर होता है कि मैं वेपर फेज बनाऊंगा और फिर उसको रिफाइन कर दूंगा। यानी कि आपका जो मिक्सचर है आप उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस वेपर को अलग कर लेंगे, वेपर को सेपरेट कर लेंगे, ये जो सेपरेटेड वेपर्स है इसको फिर आप लोग डिकम्पोज करेंगे और इसमें से आप लोग अपना एलिमेंट जो प्योरीफाई फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं वो निकाल लेंगे। दोबारा से बता देता हूँ, वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर मिक्सचर को पहले वेपर बनाना है, वेपर को सेपरेट करना है, सेपरेट हुए वेपर्स को डिकम्पोज करना है और डिकम्पोज करके वहां से एलिमेंट अलग कर लेना है, इसमें से अलग कर लेना है। तो क्लियरली आप साथ साथ नोट करते जाएं वीडियो स्टॉप करके, ये आप ही की ड्यूटी है। चलिए वेपर फेज रिफाइनिंग की अगर मैं फर्दर चर्चा करूं तो मेरे को 2 बातों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है इस टेक्निक के अंदर। वो 2 बातें ये हैं कि मेटल आसानी से आप लोगों का कॉम्प्लेक्स बना ले, जो कि कैसा हो, वॉलेटाइल हो। तो पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि मेटल आराम से वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स एक बना सके जिसको मैं अलग कर लूँ। दूसरा, वॉलेटाइल कंपाउंड जो भी आप लोग बनाओगे वो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, इन 2 बातों को अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर भी फर्दर
अंदर दो टेक्निक्स हैं जिनको मैं अलग अलग एलिमेंट्स पे लगाता हूँ। फर्स्ट टेक्निक इज मॉन्ड्स प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा बार बोर्ड के पेपर में पूछी गई है, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। मॉन्ड्स प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने जो एलिमेंट का ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि ये निकल पे लगती है, ये निकल पे लगती है। निकल आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इस टेम्परेचर पर अगर हीट करेंगे तो ये एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेगा। ये कंपाउंड कैसा है? वॉलेटाइल कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है? वॉलेटाइल कंपाउंड है, यानी कि इसके वेपर्स बने होंगे, हवा में होगा। इसको आप लोग अलग कर लेंगे, इंप्योरिटीज आपकी पीछे रह जाएंगी, इंप्योरिटीज आपकी पीछे रह जाएंगी, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोगों के वेपर्स अलग हुए हैं, ये आप लोग के वेपर्स अलग हुए हैं, आपको इसको डिकम्पोज करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए था? निकल। तो आप लोग फर्दर इस टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे और क्लियरली ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बेसिकली सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा, ये यहाँ से सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा और क्लियरली ये आपकी गैस उड़ जाएगी और आपका निकल यहाँ से 99.99% प्योर है। तो आपको ये बात पता लग गई होगी। क्लियरली मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे को ध्यान रखना है कि इस टेक्निक के अंदर मैंने कौन से एलिमेंट पर ये मॉन्ड्स प्रोसेस लगाया है। मैंने निकल पर ये मॉन्ड्स प्रोसेस लगाया और इसी बात का आप लोगों को मेन ध्यान रखना है। साथ में ये दो रिएक्शन बोर्ड में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो इसका भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। निकल हो गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड इज वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो क्लियरली यहाँ से दो एलिमेंट्स का नाम नोट कीजिए। इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो आयोडीन लिबरेट होगा, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी ना, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए ये टेक्निक लगाई गई है, ये टेक्निक लगाई गई है, ठीक है। मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी हटाना है आपको, इतना प्योर ये बनाना है, इतना प्योर ये बनाना है एलिमेंट, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप लोगों का क्रूड मेटल था जो आप लोग पहले फर्दर टेक्निक्स लगा करके एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। इस क्रूड मेटल को आप लोग आयोडीन की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, ZrI4 बना देंगे। आप लोग बना देंगे ZrI4। फिर ये ZrI4 के वेपर्स आप लोग अलग कर लेंगे। आप लोग ZrI4 के वेपर्स अलग कर लेंगे और क्लियरली आप लोग फर्दर इसको डिकम्पोज करेंगे। देखिए जो नीचे किया हुआ है, आयोडीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपने साथ लेती जाएगी और आपको मिल जाएगा आपका जिरकोनियम, आपको मिल जाएगा आपका जिरकोनियम, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। टाइटेनियम को भी आप इसी तरीके से यहाँ पे Ti ले सकते हैं, 2I2 के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, TiI4 बना सकते हैं। अगेन TiI4 क्या देगा, डिकम्पोज होकर Ti दे देगा प्लस I2। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ लेती चली जाएगी और ये आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में आप लोगों को बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म हो चाहे जैसी भी फॉर्म हो, आप लोगों को अलग से ये एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, आप लोग को ये अलग से एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। चलिए हम लोग आई थिंक ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं पूरा। अगले प्रोसेस पे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है मेरा क्रोमेटोग्राफी का। अगला प्रोसेस है मेरा दोस्तों क्रोमेटोग्राफी का। और क्रोमेटोग्राफी के अंदर मुझे क्या पढ़ना है ये ध्यान से देखिए गाइस। क्रोमा मतलब होता है आपका कलर, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड के बेसिस पर हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी नाम निकाला है। क्रोमा मतलब होता है आप लोगों का कलर, ठीक है। और आप लोगों का ग्राफी मतलब होता है राइटिंग, ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे कलर प्रिंट्स के आधार पर मैं एलिमेंट्स को अलग करने वाला हूँ। ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर डिफरेंटली एड्सॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट। अभी देखिए ये जो प्रिंसिपल लिखा है ये पर्टिकुलर एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी का लिखा हुआ है और क्रोमेटोग्राफी काफ़ी तरीके की होती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की क्रोमेटोग्राफी समझाऊंगा यहाँ पे, विच इज़ आप लोगों की कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बाकी क्रोमा मीन्स कलर, राइटिंग मीन्स बेसिकली आप लोगों का कलर के प्रिंट्स के आधार पर, कलर्ड राइटिंग के आधार पर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को सेपरेट करूँगा और यहाँ से आप लोग ये टेक्निक अलग से इसका प्रिंसिपल आप लोग लिख सकते हैं। और क्लियरली मैं आगे बात करने वाला हूँ कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जिसके अंदर मैं वर्ड एड्सॉर्ब्ड और एड्सॉर्बेंट की बात ज़रूर करूँगा। ये एड्सॉर्ब्ड वर्ड क्या है? एड्सॉर्ब्ड वर्ड आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। एड्सॉर्ब और एड्सॉर्बेंट आपको पता है। एड्सॉर्बेंट वो मटेरियल होता है जिसपे आप लोग कुछ चीज एड्सॉर्ब करवाते हैं। एड्सॉर्ब मतलब उसके सरफेस पर ही वो स्टिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस टेक्निक के अंदर
कि मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ से ना मुझे गाइस कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है और यहाँ से क्लियरली Al2O3 एल्यूमिना का एक एग्जांपल ले रखा है, इसको मैं बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप लोग ये पूरी की पूरी टेक्निक यहाँ नीचे से पढ़ सकते हैं, यहाँ नीचे से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन इसके अंदर करी हुई है। तो क्लियरली मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा और आप इसके अंदर से नोट्स बना लीजिएगा अपने आप। देखिए क्रोमेटोग्राफी का मतलब तो आपको समझा दिया है, बट क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर दो फेज होंगे, एक होगा मेरा मोबाइल फेज, एक होगा मेरा स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज बेसिकली आपका वो मिक्सचर होगा जिसको आप लोगों को प्योर करना है, जिसको आप लोग को प्योर करना है। स्टेशनरी फेज के अंदर मैं अपना स्टेशनरी फेज के अंदर बोलो तो मैं सॉलिड ले सकता हूं, मैं लिक्विड ले सकता हूं, मैं सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में स्टेशनरी फेज में कोई मटेरियल लूंगा। मटेरियल का नाम आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, एल्यूमिना एग्जांपल ऊपर लिया हुआ है, Al2O3। फर्दर मैं सिलिका भी यहाँ पे ले सकता हूँ विच इज SiO2। फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ, फर्दर मैं MgO भी यहाँ से ले सकता हूँ। तो मैं काफी सारे मटेरियल इसके अंदर कंसीडर कर सकता हूँ, बट मुझे ध्यान ये रखने हैं स्टेशनरी फेज के अंदर जो भी मैं एलिमेंट लूंगा वो या तो सॉलिड की फॉर्म में हो या लिक्विड की फॉर्म में हो, राइट। इसके बाद मैं आता हूं अपने मोबाइल फेज के अंदर। मोबाइल फेज के अंदर मैं वो मिक्सचर लूंगा जो मेरे को प्योर करना है, जिसको मेरे को सेपरेट करना है, क्योंकि एक सेपरेटिंग टेक्निक है। तो आप लोग ध्यान से बड़े ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे गाइज ये मिक्सचर ले रखा है, यहाँ से ये मिक्सचर ले रखा है जिसके अंदर आपके दो एलिमेंट्स होंगे जिसको आपको सेपरेट करना है। मिक्सचर आप लोग यहाँ से छोड़ेंगे, ये मिक्सचर यहाँ से गया, ये मिक्सचर यहाँ से गया। अब वो क्या करेगा, ये आपकी स्टेशनरी फेज है जो आप लोगों ने इसके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐड कर रखा है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से फनल खोलेंगे, ये नीचे आता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट ए है और जो कंपोनेंट बी है ये किसके बेसिस पर डिफर होंगे, ये इनकी सॉल्युबिलिटी पे डिफरेंस होंगे, ये इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर अलग होंगे, ठीक है। होगा क्या कि आपका एक कंपोनेंट ज्यादा सॉल्युबल होगा और एक कंपोनेंट कम सॉल्युबल होगा। से ए इज मोर सॉल्युबल देन बी, तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा गाइस वो एट द एंड थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल होकर के थोड़ा सा नीचे खिसकना शुरू करेगा और यहाँ पे कंपोनेंट ए होगा, और जो कम सॉल्युबल होगा विच इज कंपोनेंट बी जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो धीरे धीरे सॉल्युबल होगा, यानी कि वो ज्यादा। एक सेकेंड रुकिए गाइस, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए गाइस, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया है, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। आप लोग ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी टेक्निक है, ए अगर मोर सॉल्युबल है बी से, ए अगर मोर सॉल्युबल है बी से, तो ये क्या होगा ना, जो ज्यादा चीज सॉल्युबल है वो इन कंपोनेंट्स के साथ ज्यादा सॉल्युबल हो करके नीचे खिसकना जल्दी से शुरू करेंगी, और जो कम सॉल्युबल है वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगी, और जो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगी वो धीरे 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 नीचे आएगी। बट जो ज्यादा सॉल्युबल होगी विच इज आप लोगों का ए, तो वो नीचे आएगा, और जो आपका कम सॉल्युबल है वो धीरे धीरे वो टाइम कंज्यूम करके आएगा। तो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये जो मिक्सचर है वो कलर्ड होगा, सीधा सीधा अलग अलग कलर का कंपाउंड इसके अंदर होगा, तो अलग अलग कलर का जो कंपाउंड का फॉर्मेट होगा वो मेरा ये जो मैंने स्टेशनरी फेज लिया है उस पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये टेक्निक है गाइस कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, ये टेक्निक है गाइस किसकी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। यहाँ पे एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्ड लिखा हुआ है जो इसके पीछे छुप गया है, बट मैं आपको बता दूं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर मेरे पास एक पीछे वर्ड आया था एड्सॉर्बेंट। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल के सरफेस पे कंपोनेंट केवल एड्सॉर्ब हो रहे हैं, केवल सरफेस पे रह रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे हैं। बस एड्सॉर्ब का मतलब इतना ही है कि ये सरफेस पे रह जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, इसको अलग कर लूंगा, इसको मैं अलग से निकाल लूंगा, इसको अलग से निकालने के बाद इसको किसी सॉल्यूशन में डिप कर दूंगा, किसी सॉल्यूशन में डिप करने के बाद मेरा ये जो कंपोनेंट है जो मैंने स्टेशनरी फेज में लिया है और जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था वो मेरा सेपरेट आउट हो जाएगा, और इस तरीके से ये एक रिफाइनिंग टेक्निक अच्छे से काम करेगी। आई होप आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने काफी ज्यादा इलेबोरेट किया है हर चीज को और कोशिश करी है कि आपका काम काफी आसानी से यहाँ पर निपट जाए। एक एक हर एक का आप लोग को यही ध्यान रखना है कि किस किस पे ये लगेगी, किस किस पे ये लगेगी। साथ में आपको इसका प्रिंसिपल ध्यान रखना है। क्रोमेटोग्राफी हम एक ही टाइप की पढ़ रहे हैं, केवल और केवल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वैसे काफ़ी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल एक एग्जाम्पल देखना था जो मैंने आप लोग को क्लियरली यहाँ से अच्छे से समझा दिया है। ये लेबोरेटरी मेथड है, लैब में हम लोग इसको कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे अपने टाइम पे इसको प्रैक्टिकल इसका करके देख रखा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था अगर बोलो तो। हालांकि जल्दी हो जाता है इसलिए इंटरेस्टिंग था। चलिए ठीक है, आप लोगों से फिर मिलते हैं। जय हिंद, घर पे बने रहिए, सेफ रहिए।
देखते रहिए एटॉमिक स्टडी सेंटर। वीडियो को लाइक